लाते हैं जो सोचने से ज्यादा कर दिखाते हैं, बदलाव वही लाते हैं जो सोचने से ज्यादा कर दिखाते हैं। मंथन भी वही टीम है जो हर चुनौती पे जीत। मॉर्निंग एवरीवन, on behalf of Manthan Quality Circle, I warmly welcome you all, and we are glad to have you here and look forward to Quality Circle. Thank you for joining us. मतलब हमारे सोच विचार का प्रतीक है। And let's meet our Manthan Quality Circle team. हमारे स्टीयरिंग कमेटी में मिस्टर संदीप गोस्वामी सर, उन्नति मैम और अनुपम सर। हमारे फैसिलिटेटर है मिस्टर कनक कुंश्रेष्ठ सर और हमारे टीम लीडर है मिस्टर योगेश। टीम मेंबर आई देवेंद्र राणा, myself जितेंद्र सिंह, myself मुकेश सरकार, myself तारा सिंह। As you know, our organization name is Racket, जिसमें कि 2 यूनिट हैं। यूनिट 1 में 2007 में स्टेब्लिश हुई थी, जो कि 54,000 स्क्वायर मीटर में फैली। फिर 2010 में स्टेब्लिश हुई थी, जो कि 31,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। और हमारी मंथन क्वालिटी सर्कल टीम यूनिट 2 से है। हमारी क्वालिटी सर्कल टीम का नाम मंथन है। हमारा वर्किंग एरिया प्रोडक्शन है। इस प्रोजेक्ट को हमने 26 अप्रैल 2025 में शुरू किया और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमने 18 मीटिंग अटेंड करी और हमारा अटेंडेंस रेट 80% था और इस प्रोजेक्ट को हमने 30 जून 2025 में पूरा किया। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है जिसमें हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से लेकर सॉल्यूशन रिजल्ट रिव्यू तक ये सिस्टमैटिक मेथड इंश्योर करता है कि हम बेस्ट सॉल्यूशन कर सके। ये हमारा गैंट टाइमलाइन चार्ट है जिसमें हमने पीडीसीए के अनुसार अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ये पीडीसीए क्या है? प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान में हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद उसका बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं। डू का मतलब जो हमने प्लान किया उसे छोटे लेवल में इंप्लीमेंट करते हैं। चेक में हम रिजल्ट को चेक करते कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्ट, अगर प्लान सक्सेसफुल हुआ तो उसको परमानेंट इंप्लीमेंट कर देते हैं और उसको एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। एंड लेट्स मूव इनटू नेक्स्ट स्लाइड। हमारे यूनिट में 5 प्रोडक्ट लाइजोर, वीट, डिटॉल लिक्विड हैंडवॉश एंड हार्पिक। वेस्टेज डिटेक्शन को इंप्रूवमेंट के लिए सिलेक्ट किया। वीट वेस्टेज को ही क्यों चुना आपने? हमने क्वार्टर 1 2025 का ओवरऑल वेस्टेज एनालिसिस किया जिसमें हमने पाया जीरो वेस्ट एनालिसिस के हिसाब से सॉप का 0.91%, लाइजोल का 0.39%, वीट का 0.26% एंड डिटॉल लिक्विड हैंडवॉश का 0.25% तथा हार्पिक का 0.33% एक्चुअल एवरेज वेस्टेज था। चूंकि सॉप, लाइजोल, डिटॉल लिक्विड हैंडवॉश एंड हार्पिक में अदर टीमें वेस्टेज डिटेक्शन पर काम कर रही थी, इसलिए हमने वीट को इंप्रूवमेंट के लिए सिलेक्ट किया। वीट वेस्टेज एनालिसिस के लिए हमने क्या किया है? इसमें हमने अलग-अलग बल्क वेस्टेज का डाटा निकाला कि आरएमपीएम का वेस्टेज अपने स्टैंडर्ड से कम है लेकिन बल्क का वेस्टेज अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा है, इसलिए हमने बल्क में काम किया। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग और राउंड रॉबिन मेथड का प्रयोग किया। क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग में टीम के सभी मेंबर मिलकर किसी भी प्रॉब्लम के पॉसिबल कॉज और आइडियाज शेयर करते हैं जिससे कि हिडन और इग्नोर कॉजेस सामने आते हैं तथा इसके बाद हमने अपनी एरिया में 18 प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम में हमें जितनी भी प्रॉब्लम मिली हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया और उसका पाई चार्ट बनाया। कैटेगरी ये प्रॉब्लम क्या होती है? कैटेगरी एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम स्वयं सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 14 प्रॉब्लम मिली। बी कैटेगरी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम होती है जिसे सॉल्व करने के लिए हमें अदर डिपार्टमेंट की आवश्यकता होती है। इसमें हमें 3 प्रॉब्लम मिली। सी कैटेगरी प्रॉब्लम क्या होती है? सी कैटेगरी वो प्रॉब्लम होती है जिसे सॉल्व करने के लिए हमें सीनियर लीडरशिप या मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हमें 1 प्रॉब्लम मिली। स्टेप 2 कंप्लीटेड। स्टेप 3 डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम हमने 4W2H मेथड का प्रयोग किया है। W1 क्या है? W1 इज व्हाट? प्रॉब्लम क्या थी? वीट ट्यूब वेट वेरिएशन एंड लीकेज इशू था। W2 क्या है? W2 इज व्हेन? प्रॉब्लम कब आती थी? लाइन रनिंग के दौरान आती थी। W3 क्या है? W3 इज हु? प्रॉब्लम किसने पकड़ी? लाइन ऑपरेटर ने। अरे भाई W4 क्या है? W4 इज वेयर? प्रॉब्लम कहाँ मिली? वीट फिलिंग मशीन में। ये H1 क्या है? H1 इज हाउ मच? कितना लॉस था? टोटल 509 केजी बल्क लॉस था जिसमें से फिलिंग मशीन में 316 केजी और उसमें भी वीट ट्यूब वेट वेरिएशन एंड लीकेज के कारण 234 किलो बल्क लॉस था। ये H2 क्या है? H2 इज हाउ मेनी? कितनी बार हुआ? 60 डे ट्रायल पीरियड के दौरान हमने 18 सिफ्ट में डाटा कलेक्ट किया जिसमें वीट ट्यूब वेट वेरिएशन एंड लीकेज के कारण 16% लॉस था। एंड लेट्स डायग्राम। सबसे पहले हमारे प्लांट में रॉ मटेरियल आता है, उसके बाद उसको आरएम स्टोरेज एरिया में रखा जाता है, उसके बाद उसको प्रोडक्शन को इशू किया जाता है। उसके बाद हम आरएम को डिस्पेंस करते हैं। डिस्पेंस करने के बाद एमओएम का हम बैच बनाते हैं। बैच बनाने के बाद उसका सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। सैंपल पास होते ही हम फ्लो पेयर द्वारा शॉर्ट टाइम में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद स्टोरेज टैंक से बल्क को फिलिंग के हॉपर में डाला जाता है। फिलिंग के हॉपर के बाद उसको फिलिंग से होते हुए ऑटो स्पेचुला, पैम्पैक से श्रिंक से टेपिंग के बाद उसको चेकवेयर से पायलट जनरेट होता है। इसके बाद इसकी अपनी टेस्टिंग होती है, उसके बाद आपकी स्टोरेज में रखा जाता है, देन डिस्पैच होता है। चूंकि ऑब्जर्वेशन के दौरान सबसे ज्यादा बल्क वेस्टेज वीट फिलिंग मशीन में मिला इसलिए हमने इसको इंप्रूवमेंट के लिए सिलेक्ट किया।
Step 3 Completed. Step 4 एनालिसिस ऑफ से लेकर 14 तक का डाटा कलेक्ट किया है, जिसमें हमें यह पता चला कि सबसे ज्यादा बल्क में लीकेज के कारण था, इसलिए हमने इंप्रूवमेंट के लिए सिलेक्ट किया है। और ट्रायल के डाटा को हमने डेट वाइज बार चार्ट में दर्शाया है, जिसमें प्रतिदिन पर प्लस एवरेज 39 किलो था। Step 4 Completed. Step 5 आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट। इसे करने के लिए हमने 6M मेथड का यूज करते हुए फिश बोन डायग्राम बनाया है, जिसमें मेथड मेजरमेंट और फिर हमने प्रोबेबल कॉज को सिग्निफिकेंट कॉज में आइडेंटिफाई करने के लिए आरपीएन मेथड का यूज किया है। जिस प्रोबेबल कॉज का आरपीएन नंबर ज्यादा था उसे हमने सिलेक्ट किया है, जिसमें मुख्यतः 3 कारण मिले। पहला कारण थी, तीसरा बल्क टेलिंग इन फिलिंग नोजल का इशू था। Step 5 Completed. Step 6 रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए हमने जितने भी सिग्निफिकेंट कॉज निकल गया है उनका हमने वाई एनालिसिस किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला रूट कॉज था वेट वेरिएशन, क्योंकि बल्क का फ्लो एक समान नहीं था। बल्क का बल्कि ग्रेविटी प्रेशर लो था। ग्रेविटी प्रेशर लो क्यों था? क्योंकि बल्क का लेवल लो था। बल्क का लेवल लो क्यों था? क्योंकि हमारा होपर का साइज एप्रोप्रिएट नहीं था। रूट कॉज आइडेंटिफाई। और हमारा अगला सिग्निफिकेंट कॉज था ट्यूब लीकेज। ट्यूब लीकेज क्यों था? क्योंकि ट्यूब की सीलिंग स्ट्रेंथ वीक थी। सीलिंग स्ट्रेंथ वीक क्यों थी? क्योंकि ट्यूब पर प्रॉपर प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा था। अंडर प्रेशर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि एयर का फ्लो इनकांस्टेंट था। रूट कॉज आइडेंटिफाई। और हमारा अगला सिग्निफिकेंट कॉज था बल्क टेलिंग इशू इन फिलिंग नोजल। बल्क टेलिंग क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि नोजल में पार्शियली क्लॉगिंग हो रही थी। क्लॉगिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि नोजल का डाया करंट फॉर्मुलेशन के हिसाब से एप्रोप्रिएट नहीं था, जो कि 12 में वो साइज फॉर्म हुआ। रूट कॉज आइडेंटिफाई। स्टेप 6 कंप्लीटेड। स्टेप 7 डाटा एनालिसिस। इसे करने के लिए हमने 6 दिन का डाटा कलेक्ट किया है, जिसमें प्रत्येक नोजल से शिफ्ट में 4 बार का डाटा कलेक्ट किया है, जिसमें रेड कलर ओवरवेट, येलो कलर लो वेट को दर्शाया है एवं दूसरे टेबल में शिफ्ट वाइज नंबर ऑफ लीकेज ट्यूब का डाटा दर्शाया है। स्टेप 7 कंप्लीटेड। स्टेप 8 डेवलपिंग सॉल्यूशन। इसमें हमने सभी रूट कॉजों का समाधान दर्शाया है। पहला समाधान हमारा हॉपर का साइज उपयुक्त नहीं था, जिसके लिए हमने हॉपर के साइज को मोटा। रूट कॉज हमारा गियर की सप्लाई पूरी नहीं थी, गियर बूस्टर लगा है। अगला रूट कॉज था कि नोजल का डाया ओवर साइज था, जो कि 12 mm था। इसके डेवलपिंग सॉल्यूशन में हमने नोजल के डाया को 12 mm से रिड्यूस करके 10 mm कर दिया। यही हुए हमारे YY solution। स्टेप 8 Completed। स्टेप 9 प्रोबेबल रेजिस्टेंस। सॉल्यूशन लागू करने से पहले हमने यह समझने की कोशिश की है कि जिन लोगों के कार्य पे इसका असर पड़ेगा उनका रिएक्शन क्या हो सकता है। दूसरा, उस क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी ऑपरेटर थे, हमने उनको बताया कि अगर इस कार्य से कोई परेशानी होती तो हमारी टीम से संपर्क करें। तीसरा, इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास कुछ प्रतिरोध सामने आए हैं। पहला प्रतिरोध, हमारे मशीन में स्काडा की कनेक्टिविटी नहीं थी, जिस कारण हमें डाटा मैनुअल कलेक्ट करना पड़ा। दूसरा, हमारे सर्किट मेंबर की शिफ्ट भी मिसमैच होती थी। स्टेप 9 कंप्लीटेड। स्टेप 10 टाइम इंप्लीमेंटेशन। इसमें हमें जो डाटा मिला उसको हमने डेट वाइज बार चार्ट में दर्शाया है, जिसमें पहला ट्यूब वेट वेरिएशन और लीकेज से होने वाला बल्क लॉस जो 39 kg प्रतिदिन था, वो रिड्यूस होकर 20 kg प्रतिदिन हो गया। स्टेप 10 Completed। स्टेप 11 रेगुलर इंप्लीमेंटेशन। रेगुलर इंप्लीमेंटेशन के रिजल्ट को भी हमने बार चार्ट में दर्शाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वार्टर 1 में बीट बल्क वेस्टेज 1.1% था, जो कि क्वार्टर 2 में रिड्यूस हो गए 0.63% हो गया है, और क्वार्टर 3 में और रिड्यूस हो गए 0.58% हो गया है। समस्या का समाधान करने के बाद हमारी टीम ने मशीन ऑपरेटर से जाके बात करी, तो उसने बताया कि यह प्रक्रिया पहले से आसान और सुविधाजनक हो गई है। यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद हमने अपने संबंधित अधिकारी को बताया एवं उनके सुझाव के अनुसार यह नियम नियमित रूप से सही मशीनों पर लागू किया जाएगा। हमने अपने किए हुए कार्य को अपने डिपार्टमेंट ऑफ हेड को दिखाया, तो उन्होंने हमारे कार्य की सराहना की और इसको नियमित रूप से लागू करने की अनुमति प्रदान की। हमने कुछ टूल्स और टेक्निक का प्रयोग किया है, जैसे कि फिशबोन डायग्राम, बार चार्ट, चेक शीट, गैंट चार्ट, स्टेप 12 फॉलो अप एंड रिव्यू। सभी सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने के बाद हमने उनके लिए कुछ सुधारात्मक उपाय किए। पहला, अब हम प्रत्येक शिफ्ट में खाली और भरी ट्यूब का डाटा कलेक्ट करते हैं। वेंडर चेंज होने के बाद भी हम खाली और भरी ट्यूब का डाटा लेते हैं। दूसरा, नोजल मॉडिफाइड। नोजल की हाइट एडजस्ट करने के लिए हमने माउंटिंग में स्लॉट बना दिया है, जिससे नोजल की हाइट इजीली और कम समय में एडजस्ट कर सके। तीसरा, वीकली रिव्यूटिंग। इसमें हम प्रत्येक शनिवार को अपने किए हुए कार्य के अपडेट को साझा करते हैं। चौथा, अब हमने मशीन पे एयर प्रेशर चेक करने के लिए डिजिटल एयर प्रेशर गेज है। को पूरा करने के बाद हमें कुछ टेंजेबल बेनिफिट हुए, जैसे कि बीट की वेस्टेज में रिडक्शन हुआ, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए की सेविंग हुई, और मेट्रोमीटर मशीन हैंडलिंग तथा डिसिप्लिन इंप्रूव हुआ। थैंक यू योर क्वेश्चन एंड वेलकम। They inspire us to improve to continuously. Thank you so much everyone for your patience and listening so attentively. Thank you.